की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन दुर्ग कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान ने की जय। इसी मंगल भावना के वाचन के साथ मैं आज के इस अंतिम सत्र को गति प्रदान करने के लिए सम्मानित प्रशिक्षक जोशी जी के लिए आमंत्रित करता हूं कि आज के इस अंतिम सत्र को आप गति प्रदान करें। सम्मानित सर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत खुश हूं आज कि आप लोग समय पे ज्वाइन कर लिए हैं। कुछ लोग बाकी रह गए हैं पर वो लोग भी कर लेंगे अभी। चलिए, अच्छा है, जितना ज्यादा आप उत्साहित हैं ये सीखने के लिए डिबेट, उतना ही उत्साहित मैं भी हूं आप लोगों को सिखाने के लिए। दोस्तों, जब हमने सफर शुरू किया था सबसे पहले इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग हमने सीखा। 2 इनपुट आपको दिए, एक आउटपुट लिया। उसके बाद हम दूसरे सफर पे चले जिसका नाम था एंकरिंग। एंकरिंग भी 2 इनपुट दिए, एक आउटपुट लिया। दोनों में आपने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और आपको खुद को पता है कि आप जब स्टार्टिंग में आए थे तब कैसे थे और अब आप में कितना बदलाव आया है। और उसके बाद हमने एक नया सफर शुरू किया जिसको बोलते हैं डिबेट। डिबेट में भी आप लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और आज हमारा आखिरी सेशन है। इस सेशन में आपका आउटपुट होगा डिबेट पे। आप सब डिबेट में पार्ट लेंगे और अपना अपना जो भी आपने सीखा है वो सब कुछ आप आज दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों को। उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर हमें पर्वत चढ़ना हो, पहाड़ी चढ़नी हो, तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी? कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर हमें पर्वत चढ़ना हो तो किस चीज की जरूरत सबसे पहले पड़ेगी? सुनीता जी ने बोला हिम्मत। वेरी गुड, सही जवाब आपका, हिम्मत। फिर आगे दूसरे लोग क्या बता रहे हैं? विनय कुमार जी, आप कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। जैसे सुनीता जी ने बोला हिम्मत, वैसे आप सब क्या बोल रहे हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। महेश मुंडा जी बोल रहे हैं आत्मविश्वास। वेरी गुड। नीरा कुमारी जी बोल रही है आत्मविश्वास। मुकेश किस्कू जी बोल रहे हैं लक्ष्य। धनंजय कुमार बोल रहे हैं मित्र। और कोई? बबीता जी, वीणा जी, अंजू जी बोलिए। नीरा जी, वीणा जी बोल रहे हैं आत्मविश्वास। अंजू जी बोल रही है अपने अंदर हौसला। बबीता जी कह रही है आत्मविश्वास और लक्ष्य। वीणा जी कह रही है आत्मविश्वास। वेरी गुड। ओके, लगभग सबका जवाब आया। मैंने आपसे क्या पूछा कि पर्वत चढ़ने से पहले, सबसे पहले पर्वत चढ़ने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी? तो सबसे पहले जरूरत होगी वो चीज है पर्वत खुद। अगर पहाड़ी नहीं होगी तो कहाँ चढ़ोगे? पर्वत चढ़ना है तो पर्वत की जरूरत होगी ना। उसी तरीके से अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले गोल की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? एक मंजिल की जरूरत होती है। बगैर मंजिल के अगर घर से निकल जाओगे तो कहाँ पे जाना है वही पता नहीं होगा, तो कहाँ पहुंचोगे आप? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए सबको एक मंजिल अपनी जो होती है वो पहले से
की पता होनी चाहिए कि हम घर से निकल रहे हैं तो हमें यहाँ पे पहुंचना है, तो ही आप उस चीज पे पहुंच सकेंगे। अगर घर से निकले तभी आपको बस पता ही नहीं कि कहाँ पे पहुंचना है, बस चलते ही जाना है, तो आप कहीं पे नहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो गोल अपने लाइफ में रखिए, और जिस तरीके से आपने इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सीखा उसमें बहुत अच्छा काम किया, उसी तरीके से आपने एंकरिंग सीखा उसमें बहुत अच्छा काम किया, उसी तरीके से आपको डिबेट में भी बहुत अच्छा काम करना है। और जब भी डिबेट कंपटीशन कहीं पे भी हो तो डिबेट कंपटीशन में आपको जीतना है। उसके अलावा जब आपकी फैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके जीवन साथी के साथ किसी चीज के ऊपर डिबेट करनी पड़ जाए, तो उस डिबेट को नीति नियमों के साथ आपको करना है, जिससे आपकी बात को सामने वाला सुने। झगड़े की तरह नहीं बोलना है, उस तरह बोलना है जैसे डिबेट करते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, चलिए, मैंने आप सबको 2 वीडियो भेजे थे। ठीक है, उस वीडियो में आपने क्या सीखा वो बताना है। सबसे पहले जिसका नाम आएगा वो सबसे पहले बताएगा, रिपीट नहीं करना है, 3 चीजें बतानी। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला नाम किसका आता है कमेंट बॉक्स में, वही बताएगा। अंजू जी सादर आमंत्रित हैं आप, अंजू जी सबसे पहले बोलेंगी, उसके बाद जिसका भी नाम आता जाएगा उनको मौका मिलता जाएगा। ठीक है, अंजू जी सादर आमंत्रित है आप बताइए जो मैंने 2 वीडियो उसमें आपने क्या देखा। सर पहला वीडियो में मैंने यही सीखा कि हमें किसी भी एंकरिंग में, किसी भी प्रतियोगिता में सबसे पहले मतलब एक अच्छे वक्ता बनने के लिए सबसे पहले हमें समय का उपयोग करना बहुत जरूरी है, कि हमें जितना समय मिल रहा है हमें उतना समय में ही अपने विचार को रखना है। और हम जिस विषय पे एंकरिंग कर रहे हैं उस विषय से हटके हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें उसी विषय पर आधारित बोलना चाहिए, ताकि आगे वाला ऑडियंस हम पे फोकस करे, हमारे फोकस से वो हटे ना। और सर दूसरा वीडियो में मैंने यही सीखा कि किस प्रकार दो प्रतिभागी एक पक्ष से बोल रहा है और कैसे दूसरा भी पक्ष से बोल रहा है। जैसे कि कोई पक्ष से बोल रहा है मौन पे, कि कोई व्यक्ति हमारे लिए मौन का दूसरा नाम समझदारी होता है। और कोई दूसरा विपक्ष वाला बोलता है कि कुछ लोग आवाज इसलिए नहीं उठाते, मौन इसलिए मतलब नहीं उठाते कि उनके मन में डर होता है, इसलिए। जी सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, मैंने यही मतलब हमारे दिमाग में मैंने यही सीखा। वेरी गुड अंजू जी, बहुत अच्छा बोले हैं आप। चलिए अब उसके बाद वीणा जी सादर आमंत्रित हैं आप, बताइए। आपकी आवाज, बताया जा रहा वीणा जी आप ऐसा कीजिए, वीडियो बंद कीजिए और सिर्फ ऑडियो स्टार्ट रखिए, तो शायद आवाज अच्छी आएगी। वीडियो बंद कर सर। दीजिए, बोलिए अब। सर हमने पहले वीडियो में देखे थे कि उसमें वाद विवाद के बारे में बताया जा रहा था कि वाद विवाद के बारे में हमें किस तरह से पहले से तैयारी करनी होती है। हमें कि हमें सबसे पहले समय का ध्यान रखना होता है, कि समय के हिसाब से हमें सीमित समय पर ही अपनी बातों को खत्म करना होता है। अगर हम सीमित समय पर अगर हम खत्म करेंगे तो ये सब भी माना जाता है हमारे लिए। और जो हमारे जज हैं वो जज भी हमें जज करते हैं कि हम किस तरह से बोल रहे हैं, अपने अपोनेंट से हम किस तरह से बात करते हैं। हमें बात करने के तरीके से वो समझ जाते हैं कि कोई भी इंसान को, कि किसी को समझने में 1 मिनट का समय लगता है किसी को जज करने में। इसलिए हमें हमें हमारे पर्सनालिटी से ही हमें जज किया जाता है कि हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे। सब समय हमें सीमित समय पर ही अपनी बात को खत्म करनी होती है। और हमारे जो जज हैं और जो हमारे ऑडियंस हैं, जो उन्हें भी हमारे पर्सनालिटी को भी समझने में आसानी होती है।
और दूसरे वीडियो में हमने देखा कि उसमें भी एक डेबिट रखा गया था, उसमें नकारात्मक सकारात्मक के बारे में बताया जा रहा था, कैसे कि मौन रहकर, जैसे एक मौन के बारे में जो इसमें विषय रखा गया है, जो मौन के बारे में बताया गया है कि अगर हम मौन रहें तो उसके अपोजिट जो है वो नहीं बोल रहे हैं कि हमें मौन रहना भी चाहिए। उसी के बारे में बताया गया है कि हमें मौन रहना चाहिए या नहीं। उसमें सकारात्मक नकारात्मक बारे में बताया गया है। बस उसी डेबिट के बारे में बताया गया था सर। उतना ही बोलकर मैं समाप्त कर। बहुत बेहतरीन मीना जी, बहुत अच्छे। चलिए महेश मुंडा जी, सादर आमंत्रित। जय जैन सर। जय जैन। वीडियो में जो है रंजना जैन का था, उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता को जीतने का टिप्स बताया है। सबसे पहले बताया वाद विवाद प्रतियोगिता क्या है। तो एक बार वो है कि एक किसी विषय को लेकर बहस होती है और उसके पक्ष और विपक्ष में जब दो प्रतियोगी आपस में बहस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता। तो उसमें से जो पॉइंट बताया है, 7 पॉइंट हमने देखा, उसमें से 3 पॉइंट हम बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जो है अपना जो परिचय देंगे एकदम संक्षिप्त रूप में देंगे। और दूसरा है कि एक अच्छा वक्ता बनने से पहले हमें एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। जब उनकी बातों को हम सुनेंगे तभी हम कुछ बात को उनको मतलब नोटिस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और तीसरा है कि बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए। और वीडियो 2 में हमने देखा कि उसमें एंकरिंग जो उसमें दो दो मतलब एक में दो जन थे, एक पक्ष वाले और एक विपक्ष वाले, उसमें से 5 थे, 5 टेबल पे दो बैठे थे। तो उसमें मौन स्वीकृत का पर्याय के बारे में विषय दिया था। उसमें सबको 5 मिनट का, प्रतिभागी को 5 मिनट का समय दिया गया था। उसमें से 4 मिनट में 1 घंटी लग जाती थी और दूसरे घंटे में यानी समय पूरा हो गया। तो जब उसमें 4 मिनट में जब घंटी लगती थी तब उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा अब 1 मिनट बचा है, वो अब उन्हें कैसे समाप्त करना है उस चीज के लिए। तो हम उसमें यही देखें कि किस तरह से मतलब एक पक्ष वाले अपने बात को रखते थे, फिर उसमें से 2 प्रश्न आता था, उस प्रश्न का सवाल का जवाब देते थे, फिर विपक्ष वाले भी ऐसे बोलते थे, उनको भी 2 प्रश्न का सवाल का जवाब देना पड़ता था। बस यही देखे हम सर। वेरी गुड महेश जी, गुड। बबीता जी, सादर आमंत्रित। थैंक यू सर। यस बबीता जी। हेलो, जय जिनेंद्र सर। तो पहले वीडियो में हमने सबसे पहले देखे कि प्रतियोगिता मतलब क्या है, वाद विवाद क्या है। तो सबसे पहले इस प्रतियोगिता के समझना जरूरी है। वाद विवाद होती क्या है? तो वाद विवाद एक विषय के लेकर बहस होती है, उसके पक्ष और विपक्ष के बाद 2 प्रतियोगिता आपस में बहस करते हैं, तो वाद विवाद कहलाता है सर। और दूसरा मतलब उसमें समय का भी पालन करना चाहिए और नकारात्मक और सकारात्मक सोच का भी अपनी अपनी बातों को सहमत रखना चाहिए। और हो गया कॉलेज में कहीं भी इस प्रतियोगिता में अगर हो जाए तो अपने इसमें से जब भाग लेना चाहते हैं तो इस विषय पर हम दिया जाए तो अपने आप में एक अपने बातों को रखना चाहिए, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष और विपक्ष के। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो दिए जाते हैं उससे ध्यान रखना चाहिए। पहला बिंदु हो गया सर कि हमें समय का सीमित समय मिलता है तो उसको हम समय ही अनुसार करना चाहिए और उसमें उस समय ध्यान में रखना चाहिए, समय और सीमा को ध्यान में रखते हुए अपना बातों को रखना चाहिए। और दूसरा वीडियो में वही देखें सर, जैसे मौन मतलब पक्ष और विपक्ष 2 जन बैठे थे, उसमें एक जन को उठाया, वो बोले कि मौन के बारे में, को बोलते कि ना मौन समझदारी है, मौन रहकर हम शिक्षक को सम्मान देना चाहते हैं, ना कि उससे हम अपमान करना चाहते हैं। उसमें भी अनुमति देना ही एक सम्मान है सर। और विषय के रूप में यह स्रोत होता है, अगर हम उसके बात हम अगर सुनेंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। और हो गया भाव भी कहलाता है। और आप विचारशील जो व्यक्ति है मान लेते हैं, यदि आप शांत रहते हैं तो बुद्धिमानी भी कहलाता है सर। वही देखें सर। सभी को धन्यवाद। वेरी गुड।
चलिए सुनीता जी सादर आमंत्रित हैं। सबको नमस्ते नमस्ते। सर। पहला वीडियो में डिबेट के बारे में डिटेल थ्योरेटिकल बताया गया। थ्योरेटिकल मतलब प्रैक्टिकल थ्रू नहीं, मतलब डिबेट में क्या होना चाहिए। तो उसने बताया कि समय का महत्व देना चाहिए। आप कभी भी अगर समय का महत्व देना चाहते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन संक्षिप्त रूप में देना है, कम समय लीजिए और इसके बाद अपना डिबेट प्रस्तुत कीजिए। इसमें बोले कि प्रतियोगिता में, डिबेट प्रतियोगिता में किस तरह प्रतिभागी प्रतियोगी बन के मतलब आप सफल हो सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी मतलब पहले वीडियो से दिया गया। और सेकेंड वीडियो में हम लोग को बताया गया उसी वाद विवाद यही डिबेट को प्रैक्टिकल रूप में देखने को मिला। किस तरह समय का महत्व उसमें दिया गया है कि पक्ष विपक्ष, मतलब डिबेट में हमेशा पक्ष विपक्ष होते हैं। तो पक्ष विपक्ष अगर मान लिया एक बोले कि मौन रहना अच्छा है, तो दूसरे विपक्ष बोलेंगे किस तरह अच्छा, मौन रहने से तो मूर्ख कहला सकते हैं। तो दूसरे बोल सकते हैं कि मौन एक आदर है, किसी को आप वही बोलेगी। पहला वीडियो में थ्योरेटिकल समझी और प्रैक्टिकल के माध्यम से सेकंड वीडियो में हमें डिबेट के बारे में समझे सर। मैं बोल के अंत करती हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सर। चलिए मुकेश किस्कू जी मोहनपुर बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर आज के नियत कार्य जो था सर, 2 वीडियो को देखना सर। पहला वीडियो में मैंने देखे सर, वो वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने से ना है, कहाँ है और कहाँ टॉपिक है, उसी के अनुसार बोलना है कि उससे और हट के नहीं बोलना है सर। और उसमें बताया गया है कि अपना परिचय भी अपना संक्षिप्त में देना है। दूसरे वीडियो में मैंने प्रतियोगिता में कैसे भागीदारी, कैसे अपनी करते हैं सर और कैसे रखा जाता है, उसके बारे में देखिए सर। उसमें एक नकारात्मक तरफ बोलना। आपकी आवाज कट रही है, कहाँ गए आप? भी कट रही है। चलिए वो वापस ज्वाइन कर रहे, तब तक नीरा जी, नीरा कुमारी जी आप बताइए। म्यूट है आप, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। पहला वीडियो में हमने ये देखा कि वाद विवाद क्या है। वाद विवाद एक ऐसी विषय को लेकर बहस होती है, उसके पक्ष और विपक्ष में आपस में जो बहस करते हैं वो वाद विवाद कहलाता है। और दूसरा, अच्छा वक्ता बनने के लिए हमें जो विषय पर हमें बहस करनी है उस विषय को हमें पहले से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात जो है जान लेना है हमें, बहुत जरूरी है। जो महत्वपूर्ण बात ज्यादा जरूरी है वो हमें पहले से जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता को आगे बढ़ाना चाहिए। और समय, जो हमारा जो समय होता है जितना है उतना ही में हम लोगों को अपने बहस को खत्म करना चाहिए। सीमित जो समय रहता है उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। और दूसरा वीडियो में हम ये देखे, एक पक्ष और एक विपक्ष था। और पक्ष बोलता है कुछ और, विपक्ष को बोलना है कुछ और। एक नकारात्मक तो एक सकारात्मक बोलता है। सर यही सब देखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे नीरा जी। चलिए मुकेश जी आप की बात कर फिर से कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। धनंजय जी सादर आमंत्रित हैं आप। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर वाद विवाद प्रतियोगिता के बहुत सारे पॉइंट हैं। इस समय का उपयोग करना, उसका संक्षिप्त में परिचय अपना देना, उसका स्टार्टिंग में इतना अपना अच्छा इंप्रेशन से देना परिचय की जो सभी को भाए, ये नहीं कि उसको बोरिंग टाइप में लगने लगे। और अच्छे वक्ता बनने के लिए हमें पहले श्रोता भी बनना चाहिए।
पहले हम कोई भी बात को सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम उस विषय में अच्छा तरह से बता सकेंगे किसी को भी। और इसके लिए पहले से तैयारी भी करके रखना चाहिए उस विषय पर। और वो सेकंड में सर पक्ष और विपक्ष में जो है पॉइंट टू पॉइंट बोलना, कि दो लोगों के बीच में जो था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉइंट में बोल रहे थे, तो वो अपने अपने तर्क पर उसके साथ में भी बता रहे थे कि इसका ये लाभ है, इसका ये हानि है। उसके बाद उनके फिर उसी विषय पर उन्हें उसी पॉइंट के अनुसार फिर उससे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा था, और फिर उनका जवाब देना, उनको संतुष्ट करना, जो क्वेश्चन पूछा उनको संतुष्ट करना अपने जवाब से। जी सर, बस। वेरी गुड धनंजय जी। मुकेश जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप बता सकते यस हैं। सर, मेरा ये जो लीव हो जाते हैं जब बोलना चाहते तभी। सर दूसरे वीडियो में मैंने देखा सर, जो विवाह का उससे प्रतियोगी अपने बातों को रखना है, और उसमें से टाइम टेबल रहता है सर, सभी उनको बात करने का मौका दिया जाता था कि उन लोग का टाइम, तो बेल बजाया जाता था और उसके अनुसार वो समझ जाता था कि मेरा टाइम आउट हो चुका है, मैं अपना समाप्ति की ओर जाएंगे। जी सर, धन्यवाद सर। वेरी गुड। बेबी जी, आप बताइए। बेबी रॉय। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर पहला वीडियो में देखे हम वाद विवाद प्रतियोगिता जीतने का टिप्स। वाद विवाद प्रतियोगिता में सबसे पहले तो हमें समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद शुरुआती में हमें अच्छे से बोलना चाहिए। कोई शायरी या फिर कोई भी कविता को लेकर। उसके बाद हमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ना कि गलत शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हमारे जो शब्द होते हैं वो सरल और अच्छे रहना चाहिए। और जब हम लोग बात करते हैं तब जोश और होश हमें अपने अंदर कंट्रोल में रखनी चाहिए। उसके बाद और जिस विषय के लिए हमें वाद का प्रतियोगिता होता है उस विषय को हमें अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए। और जब खत्म होता है तब हमें अच्छे से उस एक विषय का हमें निष्कर्ष निकाल लेनी चाहिए कि वो किस रूप में कैसा था, तो क्या मतलब हम लोग मोटिवेट देना चाहते थे उसके बारे में। और सर हम दूसरी वीडियो नहीं देखे, मेरा खून ही नहीं रहा है, पहला वीडियो देखे। कोई बात नहीं, ठीक। विनय कुमार जी, आप बताएंगे। विनय जी, आपका वीडियो भी बंद है, ऑडियो भी बंद है। शायद विनय जी है ही नहीं। हाँ है। विनय जी प्लीज, आपने अगर वीडियो देखे हैं तो बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं ही आज पूरे एंकरिंग के क्लास के दरमियान पूरी क्लास तो मैं नहीं अटेंड कर सका, बट सबका जो सब अपना अपने बात रख रहे हैं, बातों से मुझे लगा कि किसी भी मुद्दे पे बहस या डिबेट करने से पहले उसके बारे में, उस विषय पर पूरी जानकारी होनी चाहिए। अपने बातों में सही, मतलब जो हम कह रहे हैं अपने आप में संयम रखना चाहिए। जो बात कह रहे हैं उसमें मतलब इतने मतलब तेज में ना बोले ताकि अगला आदमी को बुरा लग जाए, या किसी ऐसा शब्द का इस्तेमाल ना करे किसी को तेज लगे। और सर मैं
इस तरह के कोई भी डिबेट का प्रतियोगिता हो, अगर अपने में बढ़िया से तो ये करना है तो उसमें शामिल होना चाहिए प्रतियोगिता वगैरह में, ताकि जो है और भी हमारे जो ये जो ऑफलाइन में जो मतलब अभी तक ऑफलाइन क्लास नहीं हुआ, तो ऑफलाइन में ये हैबिट बने, ताकि इनकेस कभी ऐसा जरूरत पड़े तो आप में झिझक ना हो, खुल के आगे आना चाहिए, आत्मविश्वास अ, अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी शिक्षक परियोजना शिक्षक आपसे प्रेरणा लेकर के जो इस क्लास में ज्वाइन किए हैं, तभी आपकी बातों को अच्छे से स्मरण किए हैं और अच्छे से तैयारी किए हैं। इनके इस परियोजना को इसके कभी इस तरह का जरूरत पड़े पार्टिसिपेट या प्रतियोगिता कराने का, तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम इस तरह का प्रतियोगिता कराएं, और उसमें जो भी कमी बेस है हमारे परियोजना पदाधिकारियों और आप सबों के सहयोग से उसको दूर किया जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। वेरी गुड विनय जी, बहुत बेहतरीन। बीना कुमारी जी, आपने बोला। बीना कुमारी जी, UNS नवाद्वीप। बीना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बीना कुमारी, UMS नवाद्वीप। जय जिनेंद्र। पहला वीडियो में हमने देखा वाद विवाद, मतलब वाद विवाद कैसे होता है, उसको कैसे समझे। पक्ष विपक्ष के बातों को समझने के बाद से पता चलता है कि यहाँ वाद विवाद हुआ है। पहले हमें एक अच्छा एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हमें एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। पहले किसी दूसरे का बात सुनने के बाद हमें उसका जवाब देना चाहिए। और फिर हमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस विषय को हमें दिया जाता है उसी विषय में हमें चर्चा करना चाहिए, दूसरे विषय में हमें नहीं जाना चाहिए। और हमें जितना समय दिया जाता है उसी समय के अनुसार हमें अपनी बातों को रखना चाहिए, उससे ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, और संक्षिप्त में अपना परिचय या अपना बातों को रखना चाहिए। धन्यवाद, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। तो आपको पता चल गया है कि डिबेट किस तरीके से की जाती है। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिबेट में सामने वाला जो बोल रहा है उसकी बात को हमें गलत साबित करके हमारी जो बात है उसको सही साबित करना है। इसलिए पहले सुनना पड़ेगा कि वो क्या बोलना चाहता है, तभी आप अपना पक्ष रख सकेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामने वाले को क्यों सुनते हैं, उसकी बात को काटने के लिए। पर ये नहीं हमें करना है, हमें उसकी बात को समझना है। समझ के बाद में उसकी बात को काटने की चीज आप करेंगे तो आप 100% सफलता पाएंगे। क्योंकि आप अगर वो बोल कुछ और रहा है, आप समझ कुछ और रहे तो, और आप उसकी बात को काटने जाएंगे तो आप हास्यास्पद स्थिति में आ जाएंगे। वो क्या बोलना चाह रहा है उसे समझना है सबसे पहले, ठीक है। तो कब समझोगे, जब आपने अच्छी तरीके से सुना होगा, तभी तभी आप बोल पाएंगे ना सामने। चलिए, बहुत बेहतरीन। अभी आज आप सबका आउटपुट है, ठीक है। तो आउटपुट में डिबेट किस तरीके से की जाएगी, तो आप सबको अंदर अंदर डिबेट करनी है एक दूसरे के साथ ही। मैं यहाँ से कुछ विषय बोलूंगा, उस विषय पे मैं ही आपको बताऊंगा कि कौन पॉजिटिव साइड से बोलेगा, कौन नेगेटिव साइड से बोलेगा, ठीक है। और उस विषय में आप लोगों को डिबेट करनी है। तो नीरा कुमारी जी हैं, उनसे डिबेट करेंगे अंजू कुमारी जी। बबीता जी हैं, उनसे डिबेट करेंगे महेश मुंडा जी। धनंजय कुमार जो है उनसे डिबेट करेगी वीणा जी। बेली जी हैं, उनसे डिबेट करेंगे सुनीता जी। बीना कुमारी जो नवादीन से है उनसे डिबेट करेंगे मुकेश किस्कू जी, ठीक है। और इन सब में जो सबसे अच्छी डिबेट करेगा
तो उसको फिर चांस मिलेगा विनय कुमार जी के साथ डिबेट करने। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला नीरा कुमारी जी और अंजू कुमारी जी, आप दोनों अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बाकी सब लोग इनकी डिबेट को आपको सुनना है, और ये जब अपना पक्ष रख दे उसके बाद आप में से कोई भी, इन दोनों में से किसी को भी कोई भी सवाल पूछ सकता है इस डिबेट के बारे में। ठीक है, इसलिए अगर एक अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। आप सबको सुनना पड़ेगा कि ये लोग अपना पक्ष कैसे रखते हैं, और उस पक्ष के बारे में आपको कुछ भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका विषय है नीरा जी और अंजू जी, वो है क्या पढ़ाई जो है वो फ्री होनी चाहिए या नहीं। पढ़ाई, एजुकेशन जो है वो फ्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो नीरा कुमारी जी बोलेंगी कि पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, और अंजू कुमारी जी बोलेंगी पढ़ाई फ्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले नीरा कुमारी जी आपको बोलना है, 5 मिनट बोलना है कि पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए उसके कारण आपको बताना है, और अंजू कुमारी जी उसके बाद आपको बोलना है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए नीरा जी। पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं। कोई विकलांग है, कोई पैर से विकलांग है, कोई हाथ से विकलांग है। किसी के पास उतना व्यवस्था नहीं है पढ़ने का, इसलिए मतलब पढ़ाई फ्री होनी चाहिए ताकि वो पढ़ सके, आगे कुछ कर सकें और वो अपना भविष्य, अपना लक्ष्य बना सकें। पढ़ाई फ्री इसलिए होनी चाहिए कि कोई अपना घर चला सके। जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो मतलब अस्वस्थ है पढ़ने पढ़ने से, मतलब जिनके घर में पैसा नहीं रहता है, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं रहता है, खाने खाने का तो उनको सोचना पड़ता है, तो पढ़ेंगे कैसे? कलम कॉपी के लिए चाहिए, कपड़ा के लिए चाहिए और जूता मोजा चाहिए, ये सब चाहिए। इसलिए पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। और है कि मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो उम, अ, पढ़ नहीं पाते हैं, उनके घर में लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है और ऐसा है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे फ्री होनी चाहिए, पढ़ाई इसलिए होनी चाहिए कि मतलब हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते, गरीब हैं, जो पैसा नहीं है जिनके पास, और वो मन नहीं लगा पाते पढ़ने के टाइम। जैसे कि उनके मम्मी-पापा जो हैं, जैसे उनके पापा हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें पापा लोग कमा नहीं पाते हैं। पापा लोग कमाने से ये हो जाते हैं तो बच्चा लोग पढ़ेगा कैसे? आधा आधा उम्र में ही किसान का बेटा जो रहता है, अगर किसान है उसके फादर, तो बेटा मतलब पढ़ने के लिए अगर मन लगाता है तो बाप के पास तो उतना पैसा है नहीं जो पढ़ा सकेगा, इसलिए कम उम्र में उन लोग भी खेती करने लगता है। इसलिए एक ऐसा स्कूल रहना चाहिए जहाँ फ्री सेवा हो, फ्री पढ़ाई हो और किताब कॉपी वहाँ पे फ्री मिलना चाहिए, और ताकि बच्चा पढ़ने में मन लगा सके और पढ़ सके। वेरी गुड नीरा जी, बहुत बेहतरीन। चलिए अंजू जी, आपको इनकी बात को गलत साबित करना है कि पढ़ाई फ्री नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में आपको बताना है। नीरा जी तब तक आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, और अंजू जी आप अनम्यूट कीजिए। यस सर। सर मतलब पढ़ाई फ्री इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आजकल बहुत से जगह पे कंपटीशन का ज़माना हो गया है। और इसलिए क्योंकि बहुत सारे, यदि पढ़ाई को फ्री रख दिया जाए, तो सारी जगह यदि हम चाहें कि उस कोर्स हमारे लिए जो अच्छे हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल भी खुले हैं, जो सब कुछ सोचता है कि नहीं उस स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई होते हैं, थोड़े उच्च लेवल के स्कूल भी होते हैं, थोड़े मध्यम लेवल के स्कूल भी होते हैं और थोड़े बहुत सरकारी स्कूल भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे सब कुछ सोचता है कि हम एक अच्छे स्कूल में एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। हर कोई सोचता है, ये पैसे वाले भी सोचते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता है वो भी यही सोचते हैं। ठीक है,
तो इसलिए यदि हम सारे ऐसे सोचने लगे कि नहीं हमको भी उस स्कूल में जाना है, हमको भी अच्छा अवेलेबल वाला में जाना है, हमको एक अच्छी अवेलेबल कोर्स करनी है या पढ़ाई करनी है, तो सारे तो उसी में जाएंगे। तो बाय द वे सब स्कूल के लिए तो एक होता है कि एक सीट होता है कि अवेलेबल थे कि हमारे पास इतनी ही है, तो वो मैनेज कैसे करेंगे? उसके पास भी तो उसके पास भी स्कूल वाला के पास भी तो कोई जवाबदेही होना चाहिए, और बाकी सारे अदर स्कूल का क्या होगा? तो इसलिए एक सिस्टम भी बना देते हैं कि चलिए हमारे लिए इतनी फीस होगी, हमारे कोर्स के लिए भी, तो जिसके लिए वो इच्छा है वो एडमिशन करवाते उस स्कूल में, वो अपनी पढ़ाई के लिए, और जिसके पास मतलब जिसकी जितनी एबिलिटी होते हैं उस जगह पे वो एडमिशन कराते हैं पढ़ाई के लिए। इसलिए हमारे हिसाब से पढ़ाई फ्री होनी जरूरी नहीं है। सर मैं इतना ही बोल पाऊंगी। चलिए, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन बोले आप दोनों। अब जितने भी लोग सुन रहे थे उसमें से आपको अंजू जी और नीरा जी से कोई भी सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं प्लीज। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। नीरा जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अंजू जी आपको बोल रही हैं कि पढ़ाई फ्री नहीं होनी चाहिए, उनके कारण भी उन्होंने बताए, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? उनके जो कारण दिए गए वो क्या वैलिड कारण है? सर इस भारत देश में जो अमीर अमीर व्यक्ति है वो तो पढ़ लेगा उच्च लेवल के स्कूल में, पर जिसके पास नहीं है वो तो फ्री का ही स्कूल जाएगा ना पढ़ने के लिए। अंजू जी बताइए। नीरज जी, नीरज जी हाँ मेरा सवाल है आपसे बोलिए कि भैया। अभी भी तो भारत में गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा फ्री है, तो फिर अभी भी शिक्षा का स्तर ऊंचा क्यों नहीं हो पाया? नीरा जी बताइए। सर भारत में गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा तो फ्री ही है, फिर भी शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं जा रहा है। और जहाँ प्राइवेट स्कूलों में जहाँ फीस ली जाती है ना, वहां पे शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊपर जा रहा है। बताइए जवाब। सर ये नहीं पता हमको। अंजू जी जी सर। आप बताइए इसका जवाब। जी जी हाँ मैं इसी आप बताइए। ये नहीं किया गया है ना कि सरकारी स्कूल एक प्राइवेट स्कूल, कि जो जिस लेवल पे है वो फीस दे के पढ़ सकते हैं, ठीक है, और जिसके पास पैसे नहीं है वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये निर्धारित इसीलिए किया गया है कि तो फिर यदि तालमेल हो जाए यदि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में, तो फिर सेम टू सेम हो जाएगा ना। तो फिर एक क्या बोलते हैं, एक शिक्षा का स्तर अभी विनय सर जो बोले कि उच्च स्तर नहीं हो पाया है, तो मैं इसी के कारण तहत पे मैं यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मैंने क्या क्या कि बहुत सारे ऐसे स्कूल थोड़े हाई लेवल वाले हैं, थोड़े मध्यम लेवल के हैं, तो इसीलिए क्योंकि यदि सारे स्कूल को सेम टू सेम यदि फीस नहीं लिया जाए, तो फिर सारे तो वही सोचेंगे कि हम तो वही स्कूल में जाएंगे, तो फिर बाद में फिर सरकारी स्कूलों को क्या होगा? ये ठीक है, नीरा जी के पास इस प्रश्न का जवाब नहीं है। सर और अंजू किसको? जी से मेरा सवाल है, जी हाँ सर। भैया। मेरा सवाल अंजू जी से है जी कि सर। अगर शिक्षा को फ्री नहीं किया गया ठीक तो है। वैसे लोगों का क्या होगा जो मतलब जो है शिक्षा के लिए जो भारी भरकम फी होते हैं वो जी नहीं सर। भरपाई कर पाते हैं, वो क्या करेंगे फिर? तो उसके लिए फिर ये सरकारी स्कूल तो बने ही है जो फीस उस लेवल पे नहीं दे पाता है। बट मैं आपका मान तो आप तो बता रहे कि शिक्षा फ्री नहीं होनी चाहिए। हाँ फ्री नहीं होनी चाहिए, इसलिए यदि ठीक है, यदि मैं मानती हूँ कि सारे स्कूलों को फ्री कर दिया जाए,
में मतलब फी नहीं लिया जाए, सारी स्कूलों में फ्री नहीं ले मतलब फीस नहीं लिया जाए। तो देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि डीएवी बहुत सारे ऊंच ऊंच लेवल का स्कूल होता है, तो सबको तो वही बोलेंगे कि फ्री पढ़ाई हो रही है, मैं उसी स्कूल में जाऊंगी। तो फिर उस स्कूल का तो उतना ही सीट है, तो बाकी सब अदर बच्चे तो नहीं, सब सारे तो नहीं ले सकते हैं, उसमें तो कंपटीशन तो देख होगा ही। नहीं नहीं, तो क्या फ्री के स्कूल के बच्चों में कंपटीशन नहीं होती है? होती है, मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं है, होती है, बच्चों में होती है और कंपटीशन। आपके आपके हिसाब से क्या जो बच्चे फ्री के स्कूल में में पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या वो आईएएस आईपीएस का उसमें नहीं भाग लेते हैं? बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो तो दे देते हैं उस स्कूल में, क्योंकि जो पैसे वाला है वो उच्च लेवल में स्कूल दे देते हैं, और जो बाकी जिसके पास पैसे नहीं, वो तो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे ही, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, वो तो इसमें पढ़ेंगे ही। तो इसीलिए ये तो मतलब फिर ये बोलिए बोलिए, जिनके पास मान लिए, जिनके पास जैसे मुख्य रूप से आदमी को रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है, शिक्षा तो दूर छोड़ दीजिए, जो मुख्य रूप से यही जीते हैं कि मुझे रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, शिक्षा के बारे में नहीं सोचते। अगर उन बच्चों को या वैसे परिवार को शिक्षा फ्री नहीं दिया गया, क्या वो शिक्षा से जुड़ पाएंगे? किसी को अंजू जी के अलावा बाकी सब अपने आपको दीजिए प्लीज। सर मैं बोलना चाहता हूँ सर। हाँ पूछिए मुकेश जी, बोलिए। जी, अगर शिक्षा को फ्री किया जाए सर तो वैल्यू नहीं देता है। जो भी अभी सरकारी स्कूल में हम लोग को देखने को मिलता है कि शिक्षा अगर फ्री किया गया है सर, उसमें इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चे लोग। और अगर वहीं पर पैसा की लगा के पढ़ाया जाए तो वह बेहतर पढ़ाई होता है, और अपने बच्चे में भी मन लगता है कि मैं पैसा दिया हूँ तो अच्छे से मैं पढ़ूं। सर ऐसा होता है सर। विनय सर से यही पूछना चाहूंगा कि बेटर है फ्री करने पर कि पैसा देकर पढ़ना अच्छा है सर? मुकेश जी, आपका जी सर, जवाब मैं भी मतलब, चाहूंगी कि ये मुकेश होता है कि जी, देखिए, मुकेश जी, जब आप मिडिल स्कूल पास करते हैं, जब हाई सेकेंडरी या मतलब हाई लेवल के जाते हैं, तो आप खुद ही चाहेंगे कि हाई सेकेंडरी के ऊंचे क्लासों का क्लासेस फ्री हो। हर कोई चाहता है, क्योंकि ऊपर में जाकर के कॉस्ट इतना बढ़ जाता है कि लोग, हर कोई मिडिल चाहे हायर क्लास के भी लोग हो, वो भी चाहते हैं कि अपर क्लास के जो अपर लेवल का जो क्लास है वो फ्री मिले, क्योंकि वो बहुत महंगा हो जाता है। जैसे आईएएस का तैयारी हो, आईपीएस का तैयारी हो, जेपीएससी का तैयारी हो, यूपीएससी का तैयारी हो, बहुत हो जाता है, जो मिडिल और लोअर ग्रेड के लिए मतलब सोचने जैसा भी नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से भी मेरे हिसाब से तो इस एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। अंजू जी आप बताइए क्या बोल रहे थे। ये वही बोल रहे थे कि जो अभी मुकेश जी कुछ बोले कि वैल्यू नहीं दे रहा, कि वही हम देखते हैं बच्चे के गार्जियन ज्यादातर है, यदि हम सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो वो उतना अलाउड नहीं करते हैं, कोई डिसिप्लिन नाम, जैसे मेरे बच्चों को इतना टाइमिंग पे जाना है स्कूल, मेरे बच्चे के लिए कौन सा यूनिफॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, और वही फीस दे के पढ़ाते हैं जो भी स्कूल में। देखिए गार्जियन, वो सुबह मॉर्निंग में उठना, उस टाइम से उसको भेजना, कौन सा यूनिफॉर्म, कौन से सूट वगैरह चाहिए, मतलब कौन सा बैग, कॉपी, पेन, सारा सुटेबल उसके साथ उसको भेज दिया जाता है, एक सिस्टम के अनुसार, जो पढ़ाई के लिए एक सिस्टम है। बहुत अच्छा, चलिए वेरी गुड। आपने एक अच्छी डिबेट की है इस विषय पे। अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए सबको मौका मिलना चाहिए। अभी जो यस सर। डिबेट होगी वो महेश मुंडा जी और बबीता कुमारी, आप दोनों के बीच होगी। उसका विषय है क्या मताधिकार जो है, यानी कि मत देने का अधिकार, वो 15 साल से दे देना चाहिए या अभी जो 18 साल है वो ठीक है। तो बबीता जी को बोलना है कि 15 साल से नहीं देना चाहिए, 18 साल ही ठीक है। महेश मुंडा जी बोलेंगे कि 15 साल का बच्चा हो जाए तो उसको मताधिकार देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले महेश जी बोलेंगे कि 15 साल की उम्र में मताधिकार होना चाहिए। महेश जी और बबीता जी आप दोनों अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और महेश जी आप बताइए
कि 15 साल की उम्र में ही मतदान का अधिकार मिल जाना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए उसके बारे में भी आपको बोलना है। जय जनाब सर। जय जी। हमें बोलना है मत अधिकार देना चाहिए ना सर। 15 साल की उम्र में देना चाहिए। अंजू जी आप म्यूट हो जाइए प्लीज। 15 बबीता जी आप भी म्यूट हो जाइए क्योंकि पीछे कोई बोल रहा है शायद आपके घर पे। महेश जी आप म्यूट हो जाइए। हालत महेश जी म्यूट है आप। अनम्यूट होइए महेश जी। नहीं, आप बोलिए। 15 साल के बाद मतदान देना चाहिए, क्योंकि आज के जनरेशन में हम जैसे देख रहे हैं सर, हमें वो दिन अभी भी याद है जब हम 6 में पढ़ते थे, तब ABCD हम सीखते थे। पर अभी के जो बच्चे हैं वो 3 साल होता है और वो ABCD सीख जाता है। तो कहने का मतलब है जब उम्र उस समय होता था मतलब 10-12 साल, उस समय लोग ABCD सीखते थे, और अभी के जनरेशन में 3 या 4 साल के बच्चे ABCD सीखते हैं। यानी उसका जो सोचने का जो शक्ति है वह 3-4 साल लेवल नीचे चला गया। यानी 18 साल में जो मतदान देते थे, अगर उसको 3 साल कम करेंगे तो जाके 15 साल हो जाएगा। यानी उसकी सोच का जो शक्ति है वो 15 साल के बाद जो है विकसित हो जाता है। यानी मतदान 18 साल के बाद इसलिए देने के लिए जो पहले के नियम में किया गया था, ताकि उनको सोच का जो शक्ति है उसके अंदर में कि हमें मतदान किसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसे सारा प्रकार का उस समय जानकारी होता था। पर अभी के जनरेशन में है वो अभी सभी लोग को पता है। 15 साल होते होते लगभग लड़के लोग या लड़की लोग जितने भी हैं उनको मतलब क्या है मेरा अधिकार या कौन सा अधिकार नहीं है, हमें उसको हम बौद्धिक तरीके से उसके नॉलेज में आ जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 15 साल के बाद जो है मतदान देना चाहिए, क्योंकि मतदान वही लोग देते हैं जिनको कि अच्छी तरह से हम चुन सकते हैं कि इन्हें देना चाहिए वोट। अभी के जैसे जनरेशन में क्या बताता है कि आप इनको वोट दीजिए, पहले कुछ भी मतलब देकर उनको प्रतिलोभन देकर वो अपने तरफ वोट जो है सो दिलवा देता था। लेकिन अभी के में क्या है, अभी बहुत लोग जो है सवाल जवाब भी नहीं करते हैं, खाली हाँ ठीक है आप ही के मत में देंगे, ठीक है। सभी लोग मतलब ऐसे ही बोलते हैं और वो अपने नियम से और अपने अधिकार खुद वो लेते हैं। किसी को अगर वोट देना है और किसी का उनका वोट अगर कोई और ले लिया तो वहां पर भी जाके लड़ाई कर देते हैं कि नहीं मेरा वोट हम क्यों नहीं वोट देंगे, हमारा वोट है, मेरा वोटर है, मेरा वोट क्यों दूसरे को दे दिया, ऐसा कह के वो वोट भी देता है। और पहले में क्या है कि अगर उनको बोल दिया जाए कि नहीं आपको वोट नहीं देना है क्योंकि आपका वोट दिया गया है, तो किसी सवाल जवाब नहीं करता था। जी सर, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। चलिए बबीता जी अब आप बताइए कि 15 साल की उम्र में मताधिकार नहीं देना चाहिए, अभी 18 साल की उम्र में जो दे रहे हैं वो सही है। क्यों नहीं देना चाहिए 15 साल की उम्र में, बताइए। सभी को जय जिनेंद्र सर। जय जी। क्योंकि 15 साल की उम्र इतना ही कम होता है कि उस लोग को सोचने का शक्ति थोड़ा सा कम होता है। 18 साल के बाद वह अवस्था में होता है ताकि हर व्यक्ति को, हर महिलाओं को, हर व्यक्ति को सोचने का तरीका अपना अंदर से आत्मविश्वास से हो जाता है। क्यों है ताकि हम अपने लिए एक अच्छा पदाधिकारी को चुन सकते हैं, अच्छा राष्ट्रपति को चुन सकते हैं, अच्छा प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं अपने अनुसार। उस समय भी पढ़ाई भी इंटर हो जाता है सर, उस समय पढ़ाई इंटर होता है, 18 साल में इंटर दे देते हैं, और वही 15 साल में आप तो वोट देते हैं। इसीलिए 15 साल में नहीं होना चाहिए, 18 साल के बाद वोट देने मत अधिकार होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में पूरे युवा की अवस्था में वोट देना ही जरूरी है। अगर हम नहीं देंगे, कम उम्र में दे देंगे, तो हमारे क्या आजकल का नियम बन गया कि कम उम्र में वोट देने वालों को जेल हो जाएगा, तो बहुत सी घटनाएं हो सकता है सर। इसीलिए सोचने का शक्ति और देखने का नजरिया 18 साल के बाद ही होता है। उसके अंदर में इतना विश्वास होता है कि हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा देख सकते हैं, अच्छा सुन सकते हैं, इतना ही
महत्वपूर्ण होता है 18 साल के बाद, इसीलिए 15 साल में वोट नहीं देना चाहिए, 18 साल के बाद देना चाहिए। उसके अंदर में उसके पूरे देश में कहते हैं कि मत अधिकार 18 साल के बाद ही देना चाहिए। उसका वोटर कार्ड बनता है 18 साल के बाद, आईडी कार्ड बनता है 18 साल के बाद, हर चीज 18 साल के बाद ही होता है। जैसे शादी भी 18 साल के बाद होता है कि कम उम्र में नहीं कर सकते हैं, वो बालिका अवस्था हो जाता है। 18 साल के बाद युवा अवस्था होता है कि हम उसको शादी दे सकते हैं। इसीलिए इतना ही नियम है सर, बहुत है कि 18 साल देने से फायदा भी है, हानि नहीं है। 15 साल अगर उम्र में हम शादी दे देंगे तो उसको देखिए उसका भी नुकसान होगा। और वही हम 18 साल की शादी देंगे तो उसको मत अधिकार है, सोचने का शक्ति है, देखने का नजरिया, सब समझ सकते हैं, उसको देना चाहिए। और हर व्यक्ति को हर जगह 18 साल के बाद ही वोट दिया जाता है। ये तो नियम बन गया, नियम के अनुसार ही चल रहा है, इसीलिए नियम को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नियम के अनुसार चलना चाहिए। और हमारे देश में नियम के अनुसार चलने से अपना लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। अगर हम नियम के अनुसार नहीं चलते हैं तो हम अपना लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए नियम के अनुसार चलना चाहिए। हमारे पूरे देश में अगर नियम को जो पालन कर लिया, नियम के अनुसार चल लिया, वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए 15 साल की उम्र में नहीं करना, वोट नहीं देना चाहिए, 18 साल के बाद ही वोट देना चाहिए। और इतना ही करके सर, धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। चलिए, आप जितने लोगों ने सुना उसमें से कोई भी महेश जी को या बबीता जी को कोई सवाल करना चाहता है तो कर सकता है। सर मैं सवाल करना चाहता हूँ महेश जी को सर। हाँ बोलिए मुकेश जी। मैं सर से पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ सर। 15 साल में जब होता है सर तो मैट्रिक तक बच्चे नहीं लिख पाते हैं सर, और वे वोट देने जाएंगे तो वे फिर अपने ध्यान से भटक जाएंगे सर, और उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या ये किसको देना है, कौन सी उम्मीदवार हम लोग के लिए बेटर रहेंगे। मेरे अनुसार है जो 15 साल में नहीं होना चाहिए, 18 साल में ही होना चाहिए वोट, क्योंकि 15 साल में हम लोग का मैट्रिक होता है, उसके बाद 2 साल बाद हम लोग का इंटर होता है, इंटर करने के बाद ही हम लोग को वोट देना अच्छी है सर। महेश सर जी बोलिए महेश जी। सवाल क्या है मुकेश, सवाल बोलो। सर वो मैट्रिक जो बोल रहे हैं, वोट ऐसा उसमें लिखा नहीं है कि वोट वही लोग दे सकता है जो मैट्रिक दिया हुआ है। सो अनपढ़ लोग भी वोट देते हैं, वो पढ़ाई लिखाई से कोई संबंधित नहीं है उसमें। पहला बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जैसे बोला सोच समझ का, आज हम बता दे रहे हैं, जो चीज हम बनाते हैं, अगर कोई लड़के को दिखा दिए अपने से, मतलब समझ लीजिए आधा उम्र से और भी छोटा, सिर्फ उनको बता दे इस तरह से इसको ऐसे लिखना है, तो हम एक चीज बताते हैं, वो हमसे 2 सवाल करता है। तो वो जो आप नहीं कर सकते हैं कि मैट्रिक साल इतने साल में देते हैं, बोर्ड इसमें देते हैं। जब 10 क्लास के लड़के लोग को जब पहले पूछता था कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, नाम कोई नहीं बता पाता था। पर आज के जनरेशन में 5 से मतलब 8-10 साल के बच्चे लोग आपको फटाफट जवाब दे देगा, उससे कोई मतलब नहीं सर। उसे मतलब नहीं है सर, पर जो हम लोग का डॉक्यूमेंट्स रहता है सर, जो वोटर आईडी बनता है, वो तो 18 साल के बाद ही बनता है। तो मैट्रिक लेवल पे तो मैं बोला कि मैट्रिक लेवल पे 15 से। सवाल ये है कि वोट जो है मतदान 15 साल तक के बच्चे लोग भी दे सकता है, और 18 साल के बाद अब नहीं देना चाहिए। मतलब ये है, जैसे अभी दे दिया गया है कि 60 साल के बाद जो है पेंशन मिलना चालू होता है, उसको 60 से 50 किया कि नहीं, बात वो नहीं है। मुकेश जी, अगर ये साबित हो जाए, मुकेश जी सवाल करिए, सवाल। हाँ, 15 साल अगर है और गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है 15 साल, तो 15 साल में वोटर आईडी बनना भी शुरू हो जाएगा ना। ऐसा नहीं अगर लगेगा? 15 साल की उम्र वालों को वोटर आईडी कार्ड बनना शुरू हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत आएगी? अगर दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, बढ़िया रहेगा, खराब रहेगा, उस पर सवाल करिए। जैसे और एक बात बोला इन्होंने कि 18 साल उम्र होने के बाद सोच, अभी भी हम बता रहे हैं 25 से 30 साल के उम्र के भी लड़के, लेडीज हो या जेंट्स हो, उनको भी पता, मतलब वोट सही से नहीं दे पाते हैं अभी लोग, बहुत लोग। भले उम्र भी हो गया, पढ़े लिखे भी है, जो वहां जाते हैं ना समझ में नहीं आता किसमें देना है, कैसे क्या करना है। सही है।
चलिए, और किसी को कोई सवाल? फिर तो हम बबीता जी से सवाल करना चाहेंगे सर। हाँ जी, बोलिए विनय जी। बबीता जी से मेरा सवाल ये है सर, जैसे नियम तो बनाया गया है 18 साल के लिए, अगर उस नियम को संशोधन किया जाए 15 साल में, 15 साल के लिए, तो क्या रहेगा? कैसा बढ़िया रहे, खराब रहेगा, वो क्या होगा वो बताना है। चलिए ठीक है, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि बबीता जी, हर एक चीज का मतलब जो है कम किया जा रहा है। पहले 60 साल की, जैसे महेश जी ने कहा कि 60 साल के लिए पेंशन था, 50 साल हुआ। अभी झारखंड सरकार ने भी घोषणा किया है कि 25 से 49 की महिलाओं को भी पेंशन दिया जाए। चलिए, तो इस दृष्टिकोण से अभी बाल्यावस्था और युवावस्था का जो सरकार का क्राइटेरिया था, इतना के बाद जो है युवा कहलाएगा, इतना के बाद वो क्या बोलते हैं उसको, किशोरी में आएगा, तो उसको भी 2 साल कम किया गया है। तो उस हिसाब से क्यों नहीं मतलब इसको घटाया जाना चाहिए? बालिग नाबालिग का भी हेलो शायद 2 साल घटा दिया गया है। पहले 18 साल में लोग बालिग बोलते थे, लेकिन अब क्या है कि उसका भी दायरा 2 साल कम कर दिया गया, 16 साल कर दिया गया। नियम जो सरकार नियम देगा सर, उसके अगर सरकार लिख देगा कि नहीं 15 साल में होना चाहिए तो 15 साल में होगा, और या तो बोले कि 12 साल में, जो लिख देगा, जो वहाँ नियम लागू होगा वही होगा सर। क्योंकि नियम के अनुसार चलते हैं, हर जगह नियम ही चलता है। अगर नियम के उल्लंघन करेंगे तो हम लोग फंस जा सकते हैं, फंसना तो नहीं चाहते, इसीलिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा हुआ था, हटाया गया कि नहीं हटाया गया? हटाया गया, लेकिन राष्ट्रपति ने हटाया ना, जो पदाधिकारी वही ना हटा सकते सर, हम लोग आप तो और नहीं हम हटा। जब पक्ष रखेंगे तो सरकार वही ना करेगी जो हम और आप पक्ष रखेंगे। हाँ, सहमति से हो सकता है सर, दोनों अगर सहमति से हो गया तो सहमति से सब कुछ हो सकता है। हर आपको जगह ये सहमति होना जरूरी। सहमति तो ठीक है, पर आपको ये बताना है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए सर। हाँ, तो आप उसी बात को पकड़ के बैठिए। अगर विनय जी आपको पूछ रहे हैं कि आपको एक ही होगा, बात को पकड़ना है कि नहीं होना चाहिए, आपको तर्क नहीं पर देना है, हाँ पर नहीं जाना है। हम अगर आपको अच्छा ठीक, मेरा सवाल अगर आप करेगा तो आप मेरे में सहमति दे दीजिएगा तो आप हार जाइएगा। अच्छा ठीक है सर, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर, एकदम नहीं होना चाहिए, 18 साल के बाद ही होना चाहिए। हाँ, तो उसके ऊपर पॉइंट रखिए अपना कि क्यों। क्योंकि क्योंकि जो नियम लागू हुआ है उसके अनुसार ही कर सकते हैं, हम नियम को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अगर नियम सही है, टाइट है, तो जो लागू किया नियम नहीं बदलना चाहिए, एकदम नहीं बदलना चाहिए। तो आप इस तरीके से तर्क दीजिए कि अगर 15 अगर साल बबीता जी अगर सरकार कह दे कि जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो 15 साल 18 साल से जो मैरिड महिलाएं हैं, उनको पेंशन दे देना चाहिए। और अगर हम कहीं ऐसा कह दें कि नहीं 60 साल में ही देना चाहिए, तो आप उलझ जाएंगे हमसे कि नहीं उलझेंगे? नहीं बोलेंगे सर, जो नियम नहीं उलझेंगे, क्योंकि हम लोग 18 साल के बाद ही वोट देने का अधिकार है, तो 18 साल के बाद ही हम लोग सब कुछ करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। अगर 15 साल के लड़के कहे कि नहीं हम बालिग हो गए हैं, हमको मताधिकार देना चाहिए, तो नहीं देना चाहिए। तो उसको समझाएंगे, ऐसा बोलिए, किस तरीके से समझाएंगे आप? उसको समझाएंगे, देखो बाबू 15 साल के बाद नहीं होना, वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो उम्र होता है वो सोचने का शक्ति ज्यादा होता है। 18 साल के बाद आप अच्छे हैंडसम भी दिखेंगे और अच्छा भी दिखेंगे, अच्छा देने के लिए जाएंगे तो अभी वोट देना चाहिए। उसको अच्छे से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे। हाँ, प्यार से समझाएंगे, ठीक है, पर वोट देने के लिए हैंडसम होना जरूरी है। 18 साल होना जरूरी है, क्योंकि 18 साल में ही हम लोग वोट दे सकते। सर 2 शब्द बबीता जी की तरफ से हम कहेंगे सर, बबीता जी के साइड से हम 2 शब्द कहेंगे कि क्योंकि हर एक चीज का कैटेगरी, महेश जी का जैसे जवाब था कि हर एक चीज के लिए कम किया जा रहा है, तो मेरा जवाब ये है सर कि जैसे हर एक चीज और मतदान एक अलग चीज है।
मतदान पूरी तरह से एकदम जो है देश की समस्याओं, मतदान में जिसको हम लोग चुनते हैं वो देश प्रदेश की जो भी समस्याएं हैं उस लीडर को चुनना रहता है। और जो बच्चे मतलब घर के माहौल में या घर की चीजों की समस्याओं का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, वो देश की समस्याओं के बारे में कैसे जान सकते हैं। इसलिए मत देने का अधिकार जो 18 वर्ष है वही होना चाहिए, न कि 15 साल कर देना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे घर की समस्याओं को निदान के बारे में नहीं सोच पाते हैं, वो देश के निदान के बारे में वैसे व्यक्ति का कैसे चयन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन। बबीता जी और महेश जी, आपने अच्छी डिबेट की है। अब जी 2 और लोगों को हम चांस देना चाहते हैं। बेबी जी, आपके साथ किसका नाम लिया था मैंने जी? और तो यहाँ आइए रे बेटा। बबीता जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। बेबी जी, आपके साथ किसका नाम दिया था मैंने? म्यूट अनम्यूट कीजिए अपने आप को और फिर नाम बताइए। सर सुनीता। हाँ सुनीता जी, आप क्यों नहीं बोल रहे कि मुझे मेरा नाम दिया था? सुनीता। चलिए, बेबी सर जी और बेबी जी सुनीता जी, अब आप दोनों डिबेट करेंगे और आपका विषय है राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए या नहीं। क्या सर? हाँ, राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक फिक्स उम्र होनी चाहिए रिटायरमेंट की राजनीति में। हमारे जो राजनेता हैं उन लोगों को रिटायर करने के लिए, ठीक है। तो बेबी जी बोलेंगे कि रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए और सुनीता जी बोलेंगी कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बेबी जी, सादर आमंत्रित हैं आप सबसे पहले बताइए कि उम्र होनी चाहिए, एक फिक्स उम्र होनी चाहिए रिटायरमेंट के लिए राजनीति में, ओनली नेताओं के लिए। चलिए। सर राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नेता 60 या 62 साल की उम्र के बाद वह शासन का अच्छे से ध्यान या फिर ख्याल नहीं रख सकता है, क्योंकि उसका उम्र भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अगला व्यक्ति को भी मौका देना चाहिए। इसलिए रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए, एक फिक्स डेट, मतलब एक फिक्स उम्र निकाल के रख लेनी चाहिए कि हाँ इतना से इतना जब वर्ष का हो जाएगा तो उसे रिटायर कर दिया जाए, क्योंकि राजनीतिक में अधिकतर दौड़ धूप करनी पड़ती है। यहाँ से वहाँ व्यक्ति को जाना पड़ता है और हर चीज का देख देख के करना पड़ता है। अगर उसका आयु अधिक हो जाएगा तो वो ना कहीं आ जा पाएगा, ना ही अच्छे से अपना शासन का ध्यान भी नहीं रख पाएगा। साथ ही हर जगह का कि कहाँ पर किस चीज का आवश्यकता है, जैसे बिजली पानी, सबको वो अच्छे से ध्यान पे नहीं रख सकता है। इसलिए रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए और कोई भी अगला व्यक्ति का हमें मौका भी देना चाहिए कि वो उसकी जगह ले सके और अपना अच्छा कार्य को और भी ज्यादा बेहतरीन बना सके। सर मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। चलिए ठीक है। सुनीता जी, आप बताइए, उम्र नहीं होनी चाहिए उसके बारे में बताइए। सर मेरे अनुसार कि रिटायरमेंट की उम्र मतलब एक लिमिट उम्र पे रिटायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो राजनेता है वो लोग मैच्योर हो चुके होते हैं, सभी प्रकार की जानकारी उसके पास आ जाती है। अगर जब जानकारी आ जाती है उसी टाइम जब रिटायर हो जाते हैं तो लोगों की सेवा कब कर पाएंगे। इसलिए मेरे अनुसार रिटायर की उम्र नहीं होना चाहिए। और बबीता जी अगर कुछ बोलेंगे। बहुत अच्छे। चलिए बबीता जी, आप भी सवाल पूछ सकते हैं और इतने सारे श्रोता है, आप भी कोई भी सवाल सुनीता जी को और बेबी जी को पूछ सकते हैं इस विषय के बारे में। तर्क करना है, आप दोनों को अपना अपना विषय पकड़ के रखना है। क्या सर?
बेबी जी आपको विषय पकड़ के रखना है कि एक उम्र होनी चाहिए राजनेता को रिटायरमेंट होने के लिए। सुनीता जी आपको यही पकड़ के रखना है कि कोई उम्र नहीं होनी चाहिए, और उसके ये सब लोग आपको अलग अलग तर्क करेंगे, आपको सामने वितर्क करना है। जी ठीक है, चलिए पूछिए। नीरा जी, अंजू जी, वीणा जी पूछिए, बबीता जी, महेश जी आप हेलो। पूछिए, मुझे पूछिए या क्योंकि हम पूछ रहे हैं सुनीता जी से हाँ पूछिए। कि रिटायर होने का उम्र नहीं होनी होनी चाहिए। चाहिए न, नहीं होनी चाहिए। हाँ ये सुनीता जी बोल रहे कि नहीं होनी चाहिए। अब आपको उनको क्या पूछना है? होनी चाहिए उम्र सर उसका, क्योंकि क्यों? अगर 99 साल होगा या जो उतना उतना वो अच्छा से नहीं कर पाते, इसीलिए उम्र होना चाहिए रिटायरमेंट का। उसका हमको जवाब चाहिए सुनीता दी, ये उम्र होनी चाहिए। अगर वो अपने ही नहीं उठ पाएगा तो देश के पूरे कैसे संभालेगा, इसीलिए उम्र होना चाहिए। बताइए, जवाब दीजिए। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। उनके पास बहुत सारे सुविधा हो सकती है, जरूरी नहीं है अगर उम्र से वो बहुत ज्यादा कमजोर है तो चल के नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो नेट के द्वारा आप लोगों को समझा सकते हैं या बुद्धि तक दे सकते हैं, जिसके कारण वो लोग उसकी सेवा का लाभ उठा सके या सबों के लिए सेवा का कार्यरत हो सके। दूसरों को भी मौका दिया जाए ना, अगर हम एक ही जन को देश संभाल के, कि और जन होगा उसको भी मौका देना चाहिए। ये बहुत अच्छा विषय है। मौका देंगे, लेकिन मौका बोलिए। दे सकते हैं, क्यों नहीं, लेकिन एक जो पहले से जो कार्यरत होते हैं उनके पास उस जगह का या उस विषय के बारे में सभी प्रकार की जानकारी रहती है, और जो न्यू बनेंगे उसके पास उतनी जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण देश को संभालना मुश्किल हो जाता है। और वो जो पहले से कार्यरत है उसको सभी जगह का या सभी विभाग का या सभी प्रकार की जानकारी उसके पास रहती है, इसलिए चाहते हैं कि उसको रिटायर नहीं होना चाहिए। तभी देश की अच्छी मतलब गाड़ी चल सकती है देश की। चलिए गुड। और कौन पूछना? और दूसरे को सवाल पूछिए, बेबी जी से पूछिए आप। पूछिए। बेबी जी, क्या रिटायरमेंट के लिए उम्र होना जरूरी है? जी जरूरी है, क्या है कि आजकल देखते हैं राजनीति में बहुत ही ज्यादा घोटालाबाजी भी होता है। हो सकता है कि हमारा नेता आगे चल के वैसा कर रहा है, तो फिर हमें अगर नेता मतलब रिटायरमेंट कर रहता है तो ऐसा है कि चलिए हम अगला इंसान को मौका देते हैं तो हमारा देश का भविष्य भी अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि हर नेता अपना ईमानदारी के साथ ही लेके चलता है। अगर वो नेता अगर ईमानदार है ही नहीं तो उसको रिटायरमेंट नहीं होगा तो आगे जाकर और भी ज्यादा लोगों के साथ गलत कर सकता है। इसलिए रिटायरमेंट का फिक्स रहना चाहिए, काहे कि ऐसा नहीं कि वही कार्यरत है। सो जो हमारे युवा होते हैं या फिर ऐसे लोग भी होते हैं कि राजनीति का अच्छे से जानकारी भी रखते हैं, इसलिए फिक्स का डेट होने मतलब उम्र रहना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उम्र तो लोग को नियमित नहीं किया गया है, क्यों होना चाहिए? तो नियमित नहीं हुआ है तो होना चाहिए, करना चाहिए लागू, क्योंकि बताएं तो कि हर नेता नहीं होता है कि ईमानदार होता है। सो ठीक है सर, आप सिर्फ होना चाहिए नहीं होना चाहिए की बात नहीं करनी, क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों होना चाहिए उसके कारण भी रखने। बेबी जी एक सवाल है मेरे से आपसे। हाँ बोलिए। बेबी जी आप बोल रहे हैं रिटायरमेंट होना चाहिए, और नेता तो वैसे जनता द्वारा चुन के जाता है ना, उसमें से
कैसे रिटायर होना चाहिए उसका? जनता उन लोग नेता को चुनते हैं क्योंकि उसके पास विश्वास रहता है कि ये नेता मेरा ये काम करेंगे, अच्छे से ख्याल रखेंगे, इस देश बनाने में इनका सहयोग अच्छे से रहेंगे, तब ना ये चुन के जाते हैं। तो हम लोग भरोसा तो करके चुनते हैं, लेकिन वो भरोसा रखते हैं ना, आगे चलकर हर इंसान, हर व्यक्ति बदल जाता है। इसलिए हमें रिटायरमेंट का डेट रखनी चाहिए। जरूरी नहीं कि जो इंसान मुकेश जी भरोसा मुकेश का दिला रहा सवाल है का वो आगे जवाब हम चलकर देंगे। हमारा। रवि, मुकेश जी का सवाल का जवाब हम देंगे। हाँ जी बोलिए। जैसे नेता कोई भी कैंडिडेट को पार्टी का जो नेतृत्व होता है वो उसके द्वारा दिया जाता है। अगर आपको पार्टी कोई बनी है तो उसमें एक ही नेता नहीं होता है। पार्टी नेतृत्व दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो ही लायक है। उस पार्टी में और भी लोग होते हैं, उसको भी नेतृत्व के लिए देना चाहिए। और उसको अगर आगे लाके पार्टी खड़ा करती है तो निश्चित है कि जो उनके कार्यकर्ता होते हैं और तो उसको वो मतलब विश्वास जताते हैं और उसको भी जिताने का काम करते हैं। इसलिए रिटायरमेंट का उम्र होना चाहिए। रिटायरमेंट का उम्र इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े अफसरों का 5 साल 3 साल में तबादला हो जाता है। तो इसलिए तबादला किया जाता है ताकि वो आसपास के नेता राजनीतिक दलों से के साथ साठगांठ नहीं हो जाए और वो कहीं अपने स्वार्थ में नहीं जीने लगे। इसलिए आजकल के नेता लोग को भी यही देखा जाता है कि जब वो एक आध बार जीत जाते हैं, समाज सेवा तो एक आध कार्यकाल कर लेते हैं, पर दूसरे तीसरे कार्यकाल में वो निजी निजी के लिए जीने लगते हैं। वो अपने परिवार के लिए जीने लगते हैं। वो जनता के बारे में नहीं सोचते। इसलिए वो उनको जो है रिटायरमेंट की एज भी होनी चाहिए। ये जरूरी है मेरे हिसाब चलिए सर वो बहुत जनता बढ़िया। द्वारा चुने गए उम्मीदवार होते हैं ना सर, और वो तब तक रहेंगे उसका जब तक उसकी समय अवधि रहेगा, तब तक वो बट तो अगर नेता बन के बट ही अगर रहेगा सर। 70 साल बाद भी उसी उम्मीदवार को खड़ा किया गया तो आप क्या करेंगे? सर उसके 70 उसके साल बाद तक एक सर ही उसके उम्मीदवार वो तो हर एक नेता है सर, 5 साल बाकी में काम करने मुकेश वाले जी आदमी तो हर एक 5 साल बाद एक ही उम्मीदवार को अगर टिकट दिया गया तो आप उसी को वोट देंगे। काम नहीं भी करेगा तो भी आप वोट देंगे उसे, ये मैटर क्योंकि आप नहीं तो है सर। जनता है। वो तो जनता द्वारा चुने जाते हैं ना सर, जो आदमी ठीक से काम करेगा उसी को ना चुने जाएंगे सर। तो जनता द्वारा चुने जाते हैं पर एक एज रहेगा तो दूसरों को भी तो मौका मिलेगा। दूसरों को मौका वो मिले नहीं समय मिलेगा, ठीक है, अवधि हम समझते हैं इस उसका बात को। जनता उसका ठीक है देखिए चलो। आप उसका बहुत अभी उसका हमारे पास समय टाइम अवधि तो कम है। रहता ही है सर। मुकेश जी अभी अभी ठहर जाइए। अभी आपका चांस है। आपके साथ किसका नाम दिया था मैंने? वीणा जी का। हाँ सर, बीना मुकेश जी। बीना कुमारी जी। हाँ तो मुकेश जी और बीना कुमारी जी नहीं है। बीना कुमारी जी तो वीणा जी आप बाकी है ना? तो मुकेश जी और वीणा जी आप दोनों तर्क वितर्क करेंगे अभी। और आपका जो विषय है वो है स्कूल में यानी पाठशाला में पढ़ाई का टाइम जो है वो कम होना चाहिए। ये बोलेंगी वीणा जी। और मुकेश जी बोलेंगे कि कम नहीं होना चाहिए, अभी जो है वो ठीक। ठीक है वीणा जी, आपको बोलना है कि अभी जो पढ़ाई का टाइम है बच्चों के लिए वो कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा है। चलिए वीणा जी बोलिए। जी सर, बच्चों को देखा जाए तो बच्चे बहुत छोटे और नाजुक होते हैं। जैसे उन लोगों को, इसीलिए हमें बच्चों को जल्दी टाइम पर स्कूल पर 7 बजे तक मिनिमम उन्हें स्कूल ले जाना होता है। और उन्हें 11 बजे तक का ये टाइम दिया गया है बच्चा सबको। उससे ज्यादा बच्चे स्कूल में रखने का अलाउ नहीं है। और सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। सर बच्चे को मिनिमम ज्यादा देर स्कूल में नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं। इसीलिए बच्चों का जो पढ़ाई करने का जो रखा गया है टाइमिंग, इसलिए उसका शॉर्ट टाइम ही रखा गया है। इसी वजह से बच्चों लोग को स्कूल में ज्यादा टाइम नहीं रखा गया है। नहीं रखा गया है, नहीं, आपको ये बोलना है कि अभी जो टाइम है उससे कम टाइम करना चाहिए। मुकेश जी बोलेंगे कि जो टाइम ही रहना रखा चाहिए। है ना वो ठीक है।
अभी मान लीजिए 30 मिनट का कोई एक लेक्चर है, तो उसको आपको बोलना है उससे घटा के 25 मिनट्स का कर दिया जाए, 25 मिनट का। क्यों करना चाहिए ऐसा, ये बोलना है। हम बोल देते हैं सर। हाँ बोलिए, आप बोलिए। क्योंकि बच्चों को कोमल होते हैं, एक जगह एक स्थिर से बैठने वाला बच्चा नहीं होता है। अगर 1 घंटा बैठा देंगे तो बच्चा इधर उधर करने लगेगा, इसीलिए अस्थिर समय पर नहीं बैठ सकता है। इसीलिए उसको टाइम कम करना चाहिए। अगर हम टाइम नहीं करेंगे और ज्यादा देर तक बच्चा को बैठा देंगे तो वो बीमार पड़ सकता है, तो उसको हर चीज का कष्ट हो सकता है। इसीलिए टाइम कम करना चाहिए स्कूल का टाइम। अगर बच्चों को अगर हम धूप में ज्यादा देर तक ले रहते हैं तो वो बीमार ही पड़ सकता है। इसीलिए अगर बच्चों कोमल है तो उसको हम टाइम कम कर देते हैं तो उसको हर चीज का सुविधा होगा, क्योंकि आने जाने में भी सुविधा होगा, धूप नहीं लगेगा। अगर हम टाइम अगर ज्यादा कर, इसीलिए कम करना चाहिए, इसीलिए ज्यादा नहीं करना चाहिए। बच्चों के लिए टाइम कम ही करना चाहिए। बच्चों एक अस्थिर तो बैठ नहीं सकते हैं, अगर उसको हम कितना देर तक ले बैठा सकते हैं, उसको थोड़ा खेलने का मौका देना चाहिए, हर चीज का मौका, दौड़ने का भी मौका देना चाहिए, ताकि वो टाइम कम ही समय में वो पढ़ाई भी पूरा करेगा और टाइम उसके अनुसार घर भी पहुंच जाएगा टाइम से, सुविधा के साथ। इसीलिए टाइम ही कम, स्कूल का टाइम कम करना चाहिए। बच्चों को दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बीमार नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए स्कूल का काम कम करना चाहिए सर। चलिए गुड। मुकेश जी बताइए आप। जय जिनेंद्र सभी को। जो अभी चल रही है टाइम, स्कूल की टाइम टेबल, वो मेरे अनुसार सही है, क्योंकि अभी देखा जाए तो बच्चे लोग को पढ़ना सिर्फ नहीं है स्कूल में, साथ साथ हम लोग गेम भी करवाते हैं और होता ही है एक्टिविटी भी, और साथ में बच्चे लोग अपने अपने में भी तालमेल रखते हैं। कभी इससे पूछना, कभी उससे पूछना, अपने अपने में तालमेल होकर वो खुद से भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उन लोग को भरपूर जो अभी दिया जा रहा है टाइम टेबल, उसमें से देना ही चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि आजकल देखते हैं कि सभी स्कूलों में, सभी सरकारी विद्यालय में या प्राइवेट विद्यालय में भी एक लंच का टाइमिंग रहता है। लंच में भी बच्चे लोग को अपने अनुसार खाने की जो भी सुविधाएं हैं उसको देना चाहिए। टाइम पे उनको एक टाइम देनी चाहिए लंच के लिए, मतलब वो वॉशरूम करे या पानी पीने जाए। तो टाइम तो अभी के लिए जो चल रही है वो मेरे अनुसार बहुत ही अच्छी टाइम है, और सुविधा बच्चे लोग जो भी कोमल हैं वो भी अपने अनुसार समझ के ढल के रह सकते हैं। धन्यवाद सर। नहीं सर, टाइम कम करना चाहिए, वो तो ज्यादा के बारे में नहीं बोला, सीमित वाला बोला। इसीलिए टाइम कम करना चाहिए, क्योंकि बच्चा कोमल होता है। एक अस्थिर से जगह अगर हम बैठा देंगे तो बैठ नहीं सकता है, उसको बोलना चाहिए ज्यादा करना चाहिए ना। स्कूल का आपको टाइम ज्यादा करना चाहिए। नहीं, स्कूल का टाइम जो है ना वो सर बोले मेरे को। नहीं, आपको बोला है ज्यादा करने के लिए। ज्यादा नहीं करना चाहिए, जाते हैं वही रखना चाहिए, ये मुकेश जी को बोलना। ज्यादा नहीं सर, मुकेश जी मेरा टाइम था सर, जो स्कूल चल रही है ना वही टाइम में रहना था ना। हेलो सर। क्योंकि गर्मी के कारण सर बच्चा एक जगह नहीं रह सकते हैं, इसीलिए टाइम कम करना। इतना ही गर्मी पड़ गया है जो स्कूल छुट्टी कर दे, इसीलिए बच्चा को 6 से 10 तक ले करना चाहिए, टाइम कम ही करना चाहिए। जो 11 बजे 11:30 बजे तक रखते हैं उसको थोड़ा में 1.5 घंटा कम कर सकते हैं। उसके अंदर में भी पढ़ाई के साथ साथ खेल भी करवा सकते हैं। बाकी लोग सवाल पूछ सकते हैं मुकेश जी से, बबीता जी से और वीणा जी से। बोलिए, किसी को पूछना है कुछ सवाल, इन तीनों में से किसी को भी? बच्चे होते फूल के समान सर, कोमल। जय सर। जैसे बबीता जी से सवाल है, जैसे भी बोलिए कि बच्चे कोमल होते हैं, उनको गर्मी जो है सो ज्यादा लगता है।
अभी भी हम स्कूल में देखते हैं सर कि बहुत बच्चे जो है एक शर्ट नहीं डबल शर्ट पहन के आते हैं। अगर गर्मी लगता है तो वैसा नहीं पहन के आता। वो भी अपना स्कूल में देखा होगा, विनय सर भी देखे हैं हमारे स्कूल में। छोटे बच्चे हैं, एक नहीं दो दो शर्ट पहन के आते हैं, अंदर में टी शर्ट पहन के आया है, स्कूल जाना है, ऊपर शर्ट पहन के चल दिया स्कूल। वो नहाया नहीं होगा, धोया नहीं होगा, इसीलिए डबल पहन लिया। उसको नहा के आना चाहिए ताकि वो गर्मी डबल नहीं लगता है पहने। तो और गर्मी लगना चाहिए ना, कि गर्मी नहीं लगना चाहिए। गर्मी लगना चाहिए क्योंकि मौसम ही इतना, जो बड़े बड़े अफसर को भी छुट्टी दे दिया गर्मी के कारण। और एक बात है, हर जगह छुट्टी। जितना गर्मी घर पे लगता है ना, स्कूल में और ही ठंडा लगता है, उतना गर्मी नहीं लगता है, वहाँ चारों तरफ हवा आता है। नहीं, हर इसे जगह गर्मी हर चीज का सुविधा नहीं है। देखिए वहाँ पढ़ाई के जो संबंधित है जो प्रश्न है, कम करना चाहिए ज्यादा करना चाहिए, उसमें गर्मी और ठंडा से क्या मतलब। विषय जो है कि पढ़ाई क्या सर, पढ़ाई कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, नहीं, गर्मी से क्या मतलब। समय विषय है, समय के समय कम होना चाहिए है ज्यादा। नहीं तो आप गर्मी वहाँ कहाँ ले आए हैं। तो गर्मी थोड़ी गर्मी बताना पड़ता बच्चे अगर कम पड़ेगा तो क्या बच्चे। गर्मी कम हो जाएगा। वो गर्मी तो लगेगा ही ना। हाँ, पढ़ाई संबंधित गर्मी से कोई नहीं मतलब नहीं। होता है, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। बहुत अच्छा बबीता जी, महेश जी, विनय जी, सर मुकेश जी, अब एक आप क्वेश्चन है मेरे ओर से। आप सबने बहुत ही अच्छा डिबेट किया है। और आप सबको पता होगा ये अंदर से कि जब आपने शुरुआत की थी और आज जब हम खत्म कर रहे हैं, आपके अंदर कितना बदलाव आ गया है। किसी एक बहुत विषय बद के बारे में अगर आपको बोला जाए कि इसके बारे में आपको बोलना है, तो बिना हिचक के आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। वो चाहे किसी भी विषय पे पॉजिटिव बोलना हो या नेगेटिव। तो ये आपने जो फर्क आया ना, उसी फर्क के लिए हमने ये 2 महीने काम किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत ही अच्छा काम किया है आप सबने। और आज जैसे कि आप सबको पता है हमारा आखिरी सेशन है, इसके बाद शायद ही हम किसी और सेशन में मिल पाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही सेशन खत्म होता है, आपको जब से हमने शुरुआत की थी तब से आज तक आपके अंदर क्या क्या फर्क आया, आपने क्या क्या नया सीखा, उसका एक 5 मिनट का वीडियो बना के आपको भेजना है आज के आज। ठीक है, अपने ग्रुप में ही ये आपका कार्य है। और बहुत मजा आया आप लोगों के साथ ये 2 महीने। और आशा रखता हूँ कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत मजा आया होगा। आप सबको एक साथ सिखाने में मुझे भी बहुत मजा आया है। और डेफिनेटली मैं आप सबको मिस करूंगा। तो धन्यवाद आप सबको। और आमंत्रित करता हूँ नीरज जी को, अगर आमंत्रित हैं आपसे। सर ऑनलाइन मिले हैं सर, ऑफलाइन मिलना जरूरी है सर। जी भगवान ने बिल्कुल, चाहा तो जरूर समय आएगा कि ऑफलाइन मिलने का भी अवसर मिलेगा। मैं इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से अपने प्रशिक्षक जोशी जी के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने पारस विद्या योजना के अंतर्गत ईपीएस ग्रुप के माध्यम से हमारे प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया। और ये प्रशिक्षण ऐसा रहा कि एक कल्पना से परे, एक अद्भुत रहा। क्योंकि जो बदलाव हम आज देख रहे हैं, हमें यकीन नहीं होता है कि हम पिछले 2 महीने पहले, जब हम इस सत्र से पहले आप लोगों से मिले थे, और आज हम आपकी जो हाव भाव हैं, आज आपका जो खुलापन है, आज आपकी बात रखने का जो तरीका है, उसमें काफी बदलाव है। और निश्चित ही ये असर हमारे प्रशिक्षक द्वारा दिए गए प्रशिक्षण का ही है। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें बदलना पड़ेगा, और अगर खुलना है, और अगर हम जितना खुलेंगे उतना खिलेंगे, ये नेचर का नियम है। तो मैं पुनः सर का और सभी प्रशिक्षकों जी धन्यवाद दूंगा कि आपने जो इस 8 वेबिनार की यात्रा थी उसको सफलतापूर्वक पूरा किया।
हम चाहेंगे कि ये जो आप सीखे हैं आपकी यह प्रैक्टिस में रहे। जहाँ भी आपके लिए अवसर मिले, ग्राम नगर कस्बे में या अपने विद्यालय में, चाहे एंकरिंग करने का या वक्तव्य करने का या फिर किसी मुद्दे पे डिबेट करने का, हमें पूरा विश्वास है कि अगर इन 3 चीजों को आपको करने का अवसर मिलेगा तो आप बेहतर से बेहतर करने का प्रयास आप जरूर करेंगे। और जब भी अवसर मिले तो इन अवसरों को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको एंकरिंग करने का मौका मिले तो जरूर आगे बढ़ के आपको एंकरिंग करनी है। और ये हम पूरा विश्वास के साथ कहेंगे कि जो आप एंकरिंग करेंगे बहुत ही प्रभावी करेंगे, क्योंकि चाहे एंकरिंग हो चाहे वक्तव्य हो, इस दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार का मूवमेंट करना है, पब्लिक को कैसे अट्रैक्ट करना है, और भी काफी बातें हैं छोटी बड़ी जो आपने इस सत्र के माध्यम से सीखी है। तो निश्चित ही एक सफल वक्ता तो आप बन चुके ही हैं। जरूरत है तो एक प्लेटफॉर्म की। तो जब भी आपको मौका मिले हम पुनः कहेंगे कि किसी प्रकार का कार्यक्रम होस्ट करने का, तो अगर एंकरिंग का अवसर मिले तो जरूर आप एंकरिंग करें, क्योंकि समय हो चला है। और इस वेबिनार के दौरान हमने भी काफी सारी बातें सीखी, सुनी एवं समझी। इसके लिए सम्मानीय जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना एवं आराधना करते हुए सत्र को ग्राम की ओर ले चलेंगे। तो पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना ही वंदना की मुद्रा को धारण करें। बोले पारसनाथ भगवान की। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे, अपना मनुज जन्म फल सब पावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुज जन्म फल सब पावे। इसी मंगल भावना के साथ हम सत्र को विराम देंगे, क्योंकि समय हमारे पास कम है और हमें मालूम है कि आप भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहेंगे, आभार देना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि जो हमारा ग्रुप है EPSA, इसमें आप अपने शब्दों में संस्था का, प्रशिक्षक जी का जिस प्रकार से भी आभार व्यक्त करना चाहें तो आप ग्रुप में जरूर करें। पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार, नमस्कार।